तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, एक है ना तगड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं OnePlus वर्सेस OnePlus, क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ में OnePlus 12R और उसी का पुराना भाई OnePlus 11R। अभी कैसा सीने वाले में क्या 12R की जो प्राइसिंग है ना वो 40,000 रुपए रखी इन्होंने बेस वेरिएंट की, और वही बेस वेरिएंट आज के टाइम पे 11R की प्राइसिंग जो पहले एक साल मतलब पहले कुछ आता 40,000 का, आज ये ना 38,000 रुपीज पे चला गया, मतलब 2,000 का डिफरेंस है। अब इस 2,000 के डिफरेंस में क्या मतलब 11R या 12R कौन सा बेस्ट होगा। सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि 12R के अंदर क्या अपग्रेड्स हुए हैं 11R के मुकाबले, और कितनी ज्यादा चीजें चेंजेस हुई है पावर को लेकर और बाकी अदर सब सिनेरियोस को लेकर। क्योंकि ना 11R की प्राइसिंग है ना आज के टाइम पे जो 38,000 भी है ना, फ्रैंकली अगर मैं आपको स्टार्ट में बता दूं मुझे वो जस्टिफाई नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि 12R के आने के बाद में एटलीस्ट इसकी प्राइसिंग आज के टाइम पे ना 35,000 के नीचे चले जाने चाहिए। मैं तो 35,000 भी नहीं, मतलब 34,000 से भी नीचे जानी चाहिए, या फिर क्या पता कि कुछ दिनों के बाद में सच में इसकी प्राइसिंग 35,000 के नीचे चले जाए, तब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पर पूरी चीजें क्लियर करूंगा कि ओवरऑल दोनों में क्या फर्क है और आज के टाइम पे कौन सा फोन आपको किस तरीके से देखना है। दोनों के अंदर दो कलर आते हैं, दूसरा इनका ब्लैक कलर आता है। ये जो 12R का ये वाला कलर है ये थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स है, और ये वाला थोड़ा सा मस्त मैटी है, तो उतना ज्यादा कोई इशू नहीं है। और रही बात दोनों के लुक्स को लेकर, दोनों ही सेम दिखते हैं पीछे के मॉड्यूल को देखकर, लेकिन ना एक चीज को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन था 12R के अंदर कि इन्होंने ऐसा लग रहा है कि 2 फ्लैश डाले, जबकि दूसरा मेरे हिसाब से जो एम्बिएंट सेंसर होता है शायद से वो कुछ होगा, ऐसे कोई ब्रांड ने मेंशन नहीं किया। अगर आप फ्लैश चलाओगे तो ऊपर वाला ही चलेगा, नीचे वाला नहीं चलता। और लुक्स में इन्होंने एक क्या चेंज किया मालूम है क्या, इसके जो साइड फ्रेम है ना 12R के वो अभी मेटल हो चुके हैं, और दूसरी चीज इसकी जो कर्वनेस है ना थोड़ा सा मैं कहूंगा हल्का मोटा है 12R। और रही बात इसके फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स को लेकर, तो देखो मोस्ट ऑफ लोग कवर लगा लेते हैं तो आधा मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है। लास्ट ईयर भी Type-C 2.0 था, इस बार भी सेम वही है, और बाकी अगर फ्रंट से भी लुक एंड फील देखोगे सब कुछ सेम है। बाकी अलर्ट स्लाइडर दोनों में आते हैं और आयर ब्लास्टर भी दोनों के अंदर आते हैं। वैसे एक चीज बताना, कितने लोग है ना मतलब सच में आयर ब्लास्टर यूज करते हैं? मैं तो बहुत रेयर या कभी कभार, मैंने आज तक किया भी नहीं। और एक चीज है ना मुझे बता देना कि अगर आप सच में 11R लेने का सोच रहे हो तो इसे आप मिनिमम से मिनिमम कितनी प्राइस में परचेस करोगे, क्योंकि जो 38,000 है ना मेरे हिसाब से उतनी वैल्यू नहीं निकालता है, क्योंकि इससे 2,000 एक्स्ट्रा देके ये आपको मिल जाएगा, या फिर iQOO Neo 9 Pro मिल जाएगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा 12R के मुकाबले भी। चाहिए तो उस दोनों का भी कंपैरिजन मैंने बनाया, चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इन पे कुछ कार्ड डिस्काउंट भी ना ज्यादा कुछ ऐसा हैवी होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपीज का कार्ड ऑफर होता है, दोनों पर वही मिलने वाला है, तो 1,000 रुपया लेस और पकड़े चल सकते हो। हाँ, जो सेल आई थी ना बीच में फ्लिपकार्ट की, वहां पर 11R है ना समवेयर कुछ गया था 35-36,000 के आसपास में, और मेरे हिसाब से इसकी वही बेस्ट प्राइसिंग है, ज्यादा वहीं पे सेंस बनाएगा ये। और थोड़े से कैमरा मॉड्यूल में साइड में हल्का सा इन्होंने ना ऐसा कुछ पैटर्न ऐसा थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया 11R के मुकाबले में। बाकी मैं रहूंगा, बात करोगे अगर कैमरा बम्स को लेकर, तो दोनों ही ना ऑलमोस्ट सेम देखने मिलते हैं, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं। देखो सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस को लेकर, यहाँ पे जंप तो हुआ है। लास्ट ईयर है ना स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 आता था, और इस बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से शुरुआत हुई है। अब इन दोनों की परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कितना ज्यादा अच्छा है कितना बुरा है वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, लेकिन यस यहाँ पर ये थोड़ी सी चेंजेस है। बाकी रैम भी यहाँ पर लास्ट ईयर जैसा सेम है, और रैम बूस्ट भी जो मिलता है वो भी सेम आता है। और जो स्टोरेज है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है इस बार का 12R के अंदर, इवन कंट्रोवर्शियल कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में कह दिया था कि इनके अंदर है ना जो 12R का जो 256 वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर भी यहाँ पर इन्होंने मतलब UFS 4.0 दी है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पर मेरे पास वही सेम वेरिएंट है, ये अगर अभी देखोगे ना इसके स्क्रीनशॉट के अंदर, तो वहां पर UFS 3.1 ही दिखाता है। तो यहाँ पर ब्रांड ने एड्रेस किया, मिस्टेक हुई, तो बहुत लोगों ने रिफंड के लिए गए कि भाई जो भी है मेरा कुछ सॉल्व करो, तो रिफंड भी हो रहा था। इवन कुछ वाउचर्स वगैरह देके साइड से दूसरे OnePlus के डिवाइसेस बाय करना है तो वो सब भी कर सकते हो। तो ब्रांड ने एटलीस्ट ये मिस्टेक एड्रेस तो करी थी, और बहुत लोगों ने इस चीज को लेकर, तो लेकिन दोनों में सेम स्टोरेज UFS 3.1 आती है, चाहे आप 128 वाला लो या 256 वाला लो, दोनों के अंदर एट द एंड सेम चीज है। और यहाँ पर एक और रीजन है फोन को हैवी होने का, क्योंकि इसके अंदर 500 mAh बैटरी थोड़ी ज्यादा आती है, तो शायद एक वो रीजन है थोड़ा सा फोन का भारीपन होना। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर सेम 100 वाट का चार्जर है। अगर आप इनके चार्जर से अगर चार्ज करते हो ना, तो 12R को समझ लो ना 5 मिनट में 23%, 10 मिनट में 43%, 20 मिनट्स के अंदर 78%, और 100% अराउंड 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। और वहीं पर 11R जो है ना 5 मिनट्स में 25%, 10 मिनट्स में 50%, 20 मिनट में 83%, यहाँ तक तो एकदम फास्ट चार्ज हो जाता है अगर आप 12R से कंपेयर करते हो। हालांकि 500 mAh बैटरी कम भी आती है, लेकिन जब 100% होना होता है ना तब ज्यादा टाइम ले लेता है ये, क्योंकि ये समवेयर 35 मिनट प्लस चले जाता है 100% होने में, जबकि सेम चार्जर है, जबकि बैटरी भी कम है। अभी थोड़ी सी रियल लाइफ टेस्टिंग देखते हैं जो हमने यहाँ पर करी है अपनी टेकी पाठशाला स्टाइल में, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों फोन को 100% चार्ज किया। अभी यहाँ पर मैंने सारे सेम टास्क परफॉर्म करने वाला, और ये पता चलेगा कि 5,500 वर्सेस 5,000 mAh की बैटरी में क्या ज्यादा डिफरेंस है, कौन ज्यादा बड़ा चलता है, कौन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब दोनों में ना सेम एप्लीकेशन ओपन कर
करने वाला हूं और लेट्स सी कितना ज्यादा फर्क निकालता है 500 mAh बैटरी जो अभी के लिए एक्स्ट्रा है 12R के अंदर, क्या वो सच में रियल लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट करके देगी और कितना ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जिंग निकाल के देगी। तो सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क चलाया और एक बात है, सबसे लोवेस्ट स्कोर आते हैं यहाँ पर 8+ Gen 1 में और Snapdragon 8 Gen 2 पर, जबकि ये और ज्यादा एक्स्ट्रा स्कोर दे सकते हैं। चाहिए तो आप किसी भी iQOO के फोन iQOO Neo 7 Pro और iQOO Neo 9 Pro के अंदर स्कोर जाके कंपेयर करो, ये बहुत ज्यादा कम है। और जब सेकंड टाइम वापस कंटिन्यूस मैंने निकाला ना तो वहां पर भी स्कोर और ज्यादा कम दिखने मिले। और दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है, जबकि यहाँ पर OnePlus 12R के अंदर थोड़े से ज्यादा बेटर रीड एंड राइट देखने मिले। और फिर Geekbench 6 का स्कोर निकाला तो वहां पर भी थोड़े से कम स्कोर है। देखो एक्चुअली OnePlus का इशू क्या है, लास्ट ईयर से ये फोन को ना थ्रॉटल कर देते हैं और बहुत ज्यादा थ्रॉटल करता है ये। मतलब अगर पहला AnTuTu बेंचमार्क अगर 1 मिलियन भी आ जाएगा ना तो दूसरा सीधा 1 लाख का स्कोर ऐसे ही ड्रॉप कर देता। तो अगर आप इसमें हैवी परफॉर्मेंस कुछ स्टार्ट के डे टाइम में करोगे, सपोज 10 मिनट के लिए करते हो, उसके बाद में तुरंत ये ना गर्म होना चालू हो जाता है, परफॉर्मेंस स्कोर वगैरह है ना थोड़े से कम देना चालू कर देता है। तो यही सेम इशू इस बार भी 12R के अंदर भी देखने मिला जो लास्ट ईयर में भी था। फिर बाद में CPU थ्रॉटल करके देखा तो वहां पर भी परफॉर्मेंस के नंबर के हिसाब से देखोगे तो 12R के अंदर ऑफकोर्स थोड़े से ज्यादा स्कोर आएंगे क्योंकि 8 Gen 2 है। 3D Mark की स्टेबिलिटी टेस्ट करके देखा तो वहां पर भी मुझे थोड़े से ही ज्यादा भले स्टेबल है। फिर मैंने ना YouTube पर 4K का 60 FPS का HDR का कंटेंट प्ले किया अगले 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में 4K 60 FPS HDR के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करी अगले 15 मिनट के लिए। तो जैसे ये सब खत्म हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में 100% की बैटरी थी, तो 11R के अंदर अभी जो बैटरी आ गई 55% पर, और वहीं 12R पर 5% की लीड है अभी के लिए 60% पर ये देखने मिलता है। उसके बाद में SSD कॉपी पेस्ट करके देखा, वैसे दोनों के अंदर Type-C 2.0 ही आता है, पर है ना जो 11R है ना SSD सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। मेरे पास 2 SanDisk की SSD है, वो भी नहीं चली। सैमसंग की SSD वो भी नहीं चल रही थी, मतलब शो ही नहीं कर रहा था। जबकि वही सेम चीज हमको 12R के अंदर मैंने SSD कनेक्ट करी और कनेक्ट भी हो गया। और अगर आप बोलोगे कि OTG कनेक्शन ऑन कर लेना तो भाई वो सब कुछ करके देख लिया, बट 3 की 3 SSD ये 11R के अंदर कनेक्ट ही नहीं हुई। ये कुछ एरर है अभी के लिए जो भी है, बट वो था तो कॉपी पेस्ट का डेटा ही नहीं आया। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा तो मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ है ना जो VN एडिटर एप्लीकेशन है ना वो शायद से 12R में इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसकी वजह से हुआ ये कि मतलब 11R के अंदर वो 2 मिनट के अंदर वीडियो रेंडर हो गई, बट वही वीडियो 12R के अंदर टाइम लिया ऑलमोस्ट 10 मिनट का। तो इतना तो कंफर्म है कि अभी के लिए इतना कोई वेल ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आगे से मैं क्या करूंगा, ये टेस्टिंग में ना VN एडिटर को हटा दूंगा और शायद से मैं जो KineMaster एप्लीकेशन आती है ना वो यूज करना चालू करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ वो ऑप्टिमाइज देखने मिलता है बहुत सारी जगहों पे। अब फाइनल रिजल्ट, मतलब ये जो पूरी टेस्टिंग हुई ना ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे के अंदर का पूरा टेस्टिंग था। अब यहाँ पर सेम एप्लीकेशन हमने रखी, सेम बैटरी थी। तो अब क्या हुआ, जो बैटरी है ना वो 11R के अंदर आ गई 49% पर, यानी कि 51% का ड्रॉप। 12R के अंदर अब वो जो बैटरी आ गई 51% पर, यानी कि 49% का ड्रॉप। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 2% का। बट अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे ना कि 500 mAh बैटरी ज्यादा आती है 12R के अंदर, बट फिर भी जो डिफरेंस है वो 2% का, जो मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगा। तो शायद अभी के लिए मैं कह सकता हूं अभी ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है, अपडेट की नीड है, ताकि ये जो पावर कंजप्शन थोड़ी ज्यादा हो रही है 12R के अंदर और बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम दे रहा है 11R के मुकाबले, जबकि 11R 1 साल पुराना डिवाइस है। तो ये अभी के लिए प्रॉब्लम है, आगे मुझे पता नहीं सॉल्व हो जाएगा कुछ नहीं होगा। तो अगर हो जाएगा तो कोई नेक्स्ट फोन जो इसी के आसपास आएगा उसी के अंदर हम लोग टेस्ट आउट करके देख लेंगे और चीजें समझ लेंगे। एक और बात उठेगी कि भाई गेमिंग किसके अंदर ज्यादा अच्छी होती है, तो एक बात अभी के लिए समझ लो, जो 11R है ना आज के टाइम पे आपको 90 FPS की गेमिंग अच्छी नहीं करवाता है, बिल्कुल अच्छी नहीं करवाता है। क्योंकि अगर आप 90 FPS की गेमिंग करोगे ना तो ये फोन है ना 75 के आसपास ही FPS को लॉक कर देता है, उसके ऊपर ज्यादा जाने देता नहीं है। स्टार्ट के अगर 10 मिनट के बाद में जब गेमिंग आप कंटिन्यूस करते हो तो TDM वगैरह पे फिर भी स्टेबल थोड़े से अच्छे FPS मिल जाएंगे, बट रैंगल शैनॉक वगैरह के जैसे मैचेस में ये भाई साहब थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। 60 FPS में परफॉर्मेंस अच्छी निकाल देगा, तो 60 FPS के लिए ही इस फोन को देखना, ना कि 90 FPS के लिए। बट अगर अभी 12R की बात करोगे ना तो एज ऑफ नाउ 90 FPS बहुत अच्छे करवा रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे करवा रहा है। और लेकिन इसमें भी इतना इशू है कि थोड़े से लॉन्ग सेशन होने के बाद में ना ये फोन भी FPS को ड्रॉप करता है। 75 जितना नहीं करता बट ड्रॉप जरूर करता है। चाहिए तो मेरा ना गेमिंग पाठशाला पे वीडियो देख लेना, iQOO Neo 9 Pro वर्सेस OnePlus 12R का गेमिंग कंपैरिजन किया है, वहां पर आपको FPS के साथ में और ज्यादा अच्छी चीजें पता चल जाएगी। तो इतना है कि मैं इन दोनों फोन को हाईली अभी जो रेकमेंड कर रहा हूं, खास करके 11R को वो 60 FPS है और 12R को मैं थोड़ा बहुत 90 के लिए रेकमेंड कर सकता हूं, बट ये भी मेरे हिसाब से आगे जाके इशू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस का जो थ्रॉटलिंग वाला इशू है ना वो देखने मिलता है। वैसे अगर मैं ना 11R के अंदर 45 मिनट की गेमिंग करूं 90 FPS के साथ में, तो इसमें ना जो बैटरी ड्रॉप होगा ना वो 20% के अराउंड देखने मिलेगा। और वहीं 12R के अंदर 45 मिनट 90 FPS की गेमिंग करूंगा तो यहाँ पर 16% का बैटरी ड्रॉप देखने मिलता है। तो इससे एक बात तो आप समझ गए रहेंगे कि 11R के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही बैटरी ड्रॉप है। और हाँ, 11R बहुत ज्यादा गर्म होता है गेमिंग को लेकर, चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लो। और अगर मैं दोनों फोन को 100% चार्ज
करूंगा और 0% तक लेकर आऊंगा तो यहाँ पर 11R जो है ना वो 6 hours 20 मिनट चलेगा 90 FPS की गेमिंग में, और सेम 12R में भी सेम इसी तरीके से करूंगा 90 FPS की गेमिंग 100 to 0%, तो ये फोन टाइम लेगा 6 hours 45 मिनट। तो यहाँ पर हाफ एन आवर इवन थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा बैकअप देखने मिल रहा है, और रीजन 5500 mAh बैटरी, जो 500 mAh बैटरी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम करती हुई दिखी। बाकी एक बात तो कंफर्म है कि ज्यादा 5G बैंड्स 12R के अंदर है, लेकिन दोनों के अंदर ब्लूटूथ सेम आता है, बट वाईफाई आपको लेटेस्ट 12R में मिलता है। NFC भी दोनों के अंदर है, IR ब्लास्टर भी दोनों के अंदर है। और रही बात सेंसर्स को लेकर तो 35 सेंसर है 11R के अंदर और 39 सेंसर है 12R के अंदर, और दोनों की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं, तो वही सेम स्पीड है, अच्छी खासी तरीके से अनलॉक करते हैं। और IP64 की रेटिंग है 12R में, इसका मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को पता रहेगा तो कमेंट कर देना। बाकी देखो डिस्प्ले में एक चीज है कि थोड़ा सा ही हल्का सा डिस्प्ले बड़ा है 12R के अंदर, और अगर बेजल्स देखोगे तो दोनों के सेम देखने मिलते हैं अप एंड साइड में। बस यहाँ पर जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है, 12R की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा कर्व है। अगर किसी के पास OnePlus 11 है ना तो उसी तरीके की कर्व डिस्प्ले मुझे यहाँ पर देखने मिल रही है 12R के अंदर, जबकि पर्सनली बोलूं मुझे ये वाली कर्व है ना 11R की ये ज्यादा पसंद है इसके मुकाबले। और थोड़ा सा चेंजेस में यहाँ पर ये चीज है कि डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले, थोड़ी सी ज्यादा अच्छी LTPO डिस्प्ले जो बेसिकली मुझे 12R के अंदर देखने मिल रही है। बट अगर आप कलर कंटेंट वगैरह देखते हो तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम सिनारियो आता है, बट हाँ ब्राइटनेस वाले सिनारियो में 12R अच्छे खासे पॉइंट लेके जाता है। बट ये भी भाई साहब इतना समझ लो कहीं वीक नहीं है, 1450 ही आता है, बट आउटडोर में अच्छे खासा ब्राइटर है और अच्छी खासी तरीके से आप यूज कर सकते हो। और देखो रही बात ऑडियो में थोड़ा सा ज्यादा ब्लास्टर डेफिनेटली 12R देखने मिलता है। और देखो सॉफ्टवेयर में तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा, दोनों सेम ही है, मतलब अच्छी तरीके से रहते हैं, ब्लोटवेयर फ्री आते हैं, ज्यादा कचरा भर के नहीं आता, और दोनों में सेम 3 साल का एंड्रॉइड और 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस है। बट इतना है कि 1 साल पीछे रहेगा 11R, क्योंकि ये एंड्रॉइड 13 के साथ में आया था, ये एंड्रॉइड 14 के साथ में आया, और ऑक्सीजन ओएस भी सेम यहाँ पर 14 है और 11R के अंदर ऑक्सीजन ओएस 13 आई थी, तो ये 1 साल पीछे ही रहने वाला है। बट वो 3 साल 4 साल की बात है। बाकी दोनों के हैप्टिक्स भी कैसा है कि 12R के अंदर हल्की सी ज्यादा लगती है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं, बस हल्की सी ज्यादा। अभी देखो कैमरा वाली बात में ना ऐसा है कि इन्होंने ना लास्ट ईयर का ही सेंसर यूज किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 11R के अंदर सोनी IMX 890 आता था, और वही सेम इस बार भी है सोनी IMX 890 50 मेगापिक्सल OIS के साथ में। तो यहाँ पर भी इन्होंने एपर्चर वगैरह में भी कुछ चेंजेस नहीं किया है। इवन जो अल्ट्रा वाइड लेंस आता है वहां पर एक चेंज है कि लास्ट ईयर ओमनी विजन था, इस बार सोनी IMX 355 दिया है। बाकी मैक्रो का तो बात नहीं करते, और सेल्फी भी इवन सेम है, मतलब ओमनी विजन सेंसर के साथ में आई थिंक सो आती है 16 मेगापिक्सल के साथ में। देखो दोनों के कैमरा सैंपल में आपको लगेगा कि 12R ज्यादा बेटर है अभी के लिए, बट ऐसा एक्चुअली बोलूं लास्ट ईयर का थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज लग रहा है, थोड़े से ज्यादा अच्छे कलर्स भी दे रहा है, थोड़ी ज्यादा अच्छी डिटेलिंग भी दे रहा है। क्योंकि 12R के अंदर मैंने ना HDR का थोड़ा बहुत इश्यू देखा है, तो इतना है कि मैंने ना बहुत सारी फोटो सैंपल आपके सामने लगा देता हूं, आप खुद जज कर लो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्योंकि अभी के लिए इतना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 12R है ना अपडेट के बाद में सॉल्व होगा, अपडेट के बाद ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटोज में ये देखा है कि ये थोड़ा सा लैग कर रहा है या अभी उतना वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि 11R की जो सेल्फी है वो ज्यादा बेटर लगती है। इवन लास्ट ईयर भी मैंने ना अंडर 40,000 में अगर किसी को कैमरा के लिए एक बार फोन सजेस्ट किया रहेगा ना तो वो 11R था, लेकिन इस बार मुझे अभी सजेशन देने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, क्योंकि इससे बेटर कैमरा मेरे हिसाब से 11R परफॉर्म करे। बाकी आपने अभी सैंपल्स देखे, आप लोग खुद बताओ मेन कैमरा, सेल्फी, पोर्ट्रेट, कौन से सिनारियो में कौन सी फोटो आपको ज्यादा अच्छी लगी है, तो वो पॉइंट्स आप अपने खुद शेयर कर सकते हो। बट मैंने जो ओपिनियन था वो बता दिया आपके सामने। बट इतना है कि शायद से आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कुछ ये ठीक हो सकता है, बट जब होगा तब और अच्छे से बात करेंगे। बट अभी के लिए 11R थोड़े ज्यादा पॉजिटिव चीजें मुझे लग रहा है। ये था कंप्लीट पूरा, यहाँ पर जितना कंपैरिजन हम लोग और डिटेल में कर सकते थे वो सारा पॉइंट रखा है, लाइक गेमिंग से लेके परफॉर्मेंस को लेकर और अपनी कैमरास और बाकी सब सिनेरियो में सब कुछ देखा है। बट आप बताओ कि आप लोग 40,000 के अंदर 12R परचेज करोगे या फिर कोई और फोन होगा, या फिर 38,000 तो मैं तो ना बोलूंगा, मैं उतना अभी नहीं कहूंगा कि 38,000 में बेस्ट फोन होगा। थोड़ा टाइम वेट कर लेना, ये फोन मेरे हिसाब से अंडर 34,000, क्योंकि 35,000 तो ऑलरेडी बीच में एक बार गिर चुका था, मतलब सेल के टाइम पे, तो मैं तो और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और नीचे आ जाए, मतलब 33, 34 ऐसा कुछ प्राइस में मिलेगा ना तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन 40,000 में मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, तो जब इसका वेट गिरेगा तभी। बट अभी के लिए 12R में जो पॉइंट्स थे वो सामने रख दिए। एक बार चाहिए ना तो 12R वर्सेस iQOO Neo 9 Pro का कंपैरिजन चैनल पे है, देख लो, ताकि आप लोगों को और अच्छा पता चलेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बनता है ये वर्सेस Neo 9 Pro, तो एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है। बाकी क्या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको सही लगा है वो बता देना, और ये जो भी ओपिनियन था वो सारा मेरा खुद का था, और टीम के साथ बैठ के जो भी टेस्टिंग हुई है, जो सारी चीजें निकल कर आई वो आपके सामने मैंने रख दी है। इनकेस आप में से कोई 12R या 11R यूज कर रहा है तो एक छोटा सा अपना ओपिनियन या फीडबैक भी कमेंट के अंदर दे देना, ताकि जो लेने का प्लान कर रहा होगा 11R या 12R उसके लिए थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए और अपने हिसाब से चीजें जज कर सके, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर,
बाय।